दोस्तों नमस्कार। क्या हो जब अपने लोग ही पोल पट्टी खोलने पर उतर जाएं? सरकार की नीयत को जाने अनजाने ही सही सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की हद तक चले जाएं। और ये काम कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि मौजूदा सत्ता की कृपा से राज्यपाल और राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के बाद अब एक महत्वपूर्ण कमेटी को चेयर करने वाला व्यक्ति यदि ये बात कहे तो इस बात को यूं ही हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। और नरेंद्र मोदी सरकार ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस नियत से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, उस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को बनाने के लिए, उस फॉर्मूले को तय करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ही यदि भावावेश में या जाने अनजाने में ही सही जिस किसी भी वजह से बोले हों, ये बात कहते हुए नजर आए कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि हो जाएगा तो फायदा किसे होगा और ये किसे फायदा होगा। जरा इसकी चर्चा के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को भी याद कर लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संविधान पीठ बना दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट इस मामले को सुन रही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये एक तरफा है, इसमें गोपनीयता को लेकर के तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। न पैसा देने वाले का पता है, न पैसा लेने वाले का। और सबसे बड़ा सच यही है कि आखिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो क्यों है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम नहीं है तो इसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा पैसा, 2/3 के करीब पैसा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है उसके पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है, उसके पक्ष में जाता हुआ दिखा है, लेकिन देनदार और लेनदार का पता नहीं है। तो क्या यही बात जो आशंका इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जताई जा रही है, क्या यही बात जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रायबरेली दौरे पर कह दी है, पत्रकारों से बात करते हुए कह दी है? तमाम तरह की बातें रामनाथ कोविंद ने कही है। उन्होंने कहा कि चूंकि 1967 के बाद देश में जो परिस्थितियां बनी उससे केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होने की जो रवायत थी वो टूटने लगी। हालांकि एक फैक्चुअल एरर उन्होंने किया है। 1959 में नंबूदरी-पात की सरकार जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल में बर्खास्त की थी और उसके बाद केरल का चुनाव हुआ, तो ये क्रम 1959 में ही टूटा था। 67 के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात जिस मकसद से की जा रही है और आशंका जताई जा रही थी कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है, तो उस मकसद को यदि 8 सदस्यों वाली वन नेशन वन इलेक्शन को तय करने वाली कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहते हुए नजर आए तो पूरे देश के कान खड़े होना स्वाभाविक हो जाता है। रामनाथ कोविंद ने आखिर कहा क्या है? तो रामनाथ कोविंद ने यही कहा है कि जो भी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ होगी, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा उसी पार्टी को होगा। और ये बयान इतना गंभीर बयान है जिसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, और चाहे कोई भी मायने कोई निकाले, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को यदि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा होगा तो इससे ज्यादा बड़ा अलोकतांत्रिक कदम, लोकतंत्र की बुनियाद हिलाने वाला कदम, तानाशाही की प्रवृत्ति को इस देश में वापस लाने वाला कदम कोई दूसरा नहीं हो सकता। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके साथ रामनाथ कोविंद कह रहे हैं वो ये है कि खर्च बचेगा। क्या खर्च बचाने की चिंता सरकारों को है? और खर्च सिर्फ चुनावों में ही हो रहा है। लगभग 25 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में बैंक डाल रहे हैं, लोन राइट ऑफ हो रहे हैं। क्या उस वक्त खर्च बचाने की बात सोची जाती है? क्या उस वक्त भारत सरकार या वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, क्या उनके राष्ट्रपति के अभिभाषण में या राष्ट्रपति पद पर रहने के दरमियान ऐसी कोई बात उन्होंने कही है जिससे लोगों को ये लगे कि वाकई वो खर्च बचाने की तरफ, खर्च कम करने के लिए चिंतित है? फिर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए खर्च कम करने की बातें वो क्यों कर रहे हैं? खैर, खर्च कम करने वाली बात अलग है, उस मुद्दे की चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। वो एक डिबेटेबल इशू है, वो उस पर लंबी बहस हो सकती है कि खर्च कम करना लोकतंत्र के लिए जायज़ है या लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करना लोकतंत्र के लिए जायज़ है। फिलहाल तो मुद्दा ये है कि जो बात रामनाथ कोविंद ने कही है वो बात ये है कि
सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा। सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए यदि चुनाव से जुड़ा हुआ कोई अधिनियम या नियम बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाने के लिए किसी कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और संदेह क्यों उत्पन्न नहीं होगा? आपने देखा होगा जीएसटी की बात सबने देखी कि जीएसटी को लेकर के संसद भवन में कितना बड़ा जलसा आयोजित किया गया। ऐसा लगा भारत की सारी समस्याएं आधी रात को जो संसद में हुआ उसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब जाकर जीएसटी के दुष्प्रभाव जब लोगों के सामने आ रहे हैं, राज्य सरकारों के टैक्स वसूलने का, कर संग्रहण का जो कई सारा विभाग था, कई सारे सेक्शन थे, वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। राज्यों को भी उस वक्त मुगालता था कि क्या जरूरत है इतना बड़ा सेटअप रखने की, क्या जरूरत है इतने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने की और वैकेंसी निकालने की, उनको सैलरी, पेंशन, वेतन, पीएफ देने की। उन्हें भी लगा कि सेंटर की एजेंसी वसूल करके और हमारा शेयर हमें दे देगी, तो इसमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। वो भी इस मुगालते में आ गए। लेकिन अब ये मुगालता दूर होता हुआ दिख रहा है। मुगालता किस लिए दूर होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कि 41 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ और जीएसटी का बहुत बड़ा शेयर उसमें है, लेकिन वो ये बताना भूल जाती हैं कि राज्य सरकारों के टैक्स के अधिकार जो जीएसटी के सहारे केंद्र को मिले हैं, स्टेट जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूल रही है और राज्य सरकारों का हक है, वो जो राज्य सरकारों को बांट कर देना है, पहले वो राज्य वसूलते थे, उसका एक बहुत बड़ा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में आ रहा है। और जब राज्य अपना हक मांगने पहुंचते हैं तो कई बार तो उन्हें हक समय पर नहीं मिलता और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। यानी वित्तीय तौर पर राज्यों को पंगु बनाने का काम, जिस प्रकार से जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स का नारा था उस वक्त, तो वन नेशन वन टैक्स के साथ जिस तरह से राज्यों को केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया गया, क्या वही स्थिति है वन नेशन वन इलेक्शन में भी? यानी वन नेशन वन टैक्स की तरह वन नेशन वन इलेक्शन भी एक केंद्र को इंपावर्ड करने वाला जुमला है, और कहीं इसी जुमले की तरफ तो रामनाथ कोविंद इशारा नहीं कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और यह सवाल इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भारत में संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दो स्तरों पर सरकारों की व्यवस्था है, तो फिर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा और केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार के वित्त मंत्रालय को टैक्स से फायदा होगा, और केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी उसको इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा होगा। इसी नियत से यदि सारी चीजें तय की जाएंगी तो इस देश में लोकतंत्र कहां बचता है? इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम कहां बचता है? इस देश में आम आदमी के नागरिक अधिकार कहां बचते हैं? और इस देश में सबसे आगे बढ़कर लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, यानी जो सबसे स्थापित परिभाषा है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो परिभाषा के लिए, उस परिभाषा के लिए जगह कहां बचती है? तमाम सवाल मौजूदा दौर में तब खड़े हो रहे हैं जब सरकार एकाधिकारवादी सोच के साथ इस देश को हाँकना चाहती है। और एकाधिकारवादी सोच दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा रीजनल इम्बैलेंस पैदा करती है, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करती है, दाता और पाता में राज्यों और इलाकों को विभाजित करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। यानी कुछ जगह पर वेल्थ एक्युमुलेशन, धन का संग्रहण बहुत ज्यादा हो और पता चले कि दूसरा कोई ठन गोपाल की स्थिति में पहुंचे। इनकम गैप कितना बढ़ गया है, पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था पर भी कार्रवाई हुई। सरकारें तो रिपोर्ट जारी करती नहीं कि इस देश में जीएसटी का बहुत बड़ा हिस्सा, 50% से ज्यादा हिस्सा इस देश के गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग भरते हैं, और 10% से भी कम हिस्सा इस देश के सुपर रिच लोग जीएसटी का भरते हैं। इसी दौर में एक दौर ऐसा भी आया नरेंद्र मोदी सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल में ही कि 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से एक उद्योगपति की संपत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरे पूंजीपति की संपत्ति 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ रही थी। और हिंदुस्तान का आम आदमी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर, इस देश की 60% से ज्यादा की आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जीवन बसर करने पर मजबूर थी। और इसी व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आ रहा।
इस सवाल को थोड़ा और उदाहरणों के साथ खोल कर देखने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए किसान आंदोलन, किसान बिल कैसे आया, किस जल्दबाजी में संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, आनन फानन में राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने उसे वॉइस वोट यानी मत विभाजन कराने की बजाय ध्वनि मत से पास करा दिया, काफी बावेला हुआ। उसके बाद 13 महीने तक देश के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर बैठे रहे। 700 के करीब किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी। तमाम बड़े बवाल हुए, लेकिन उस बवाल के बाद जनता की आखिर वो कौन सी ताकत थी जिस ताकत के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। किसान बिलों को, विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत थी चुनाव का डर। और कल्पना कीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उस बिल की वापसी के लिए 2021 के अंत में जो बिल वापस हुआ वो 2024 के जनवरी फरवरी तक इंतजार करना पड़ता उस बिल को वापस कराने के लिए। और तब तक पता नहीं कितने कॉरपोरेट की तिजोरियां भर चुकी होती आम जनता को कंगाल करते हुए। आम जनता की उपजाई गई फसल पर, बागवानों के उपजाए गए सेब और नारंगी पर पूंजीपतियों के घर भर रहे होते। लेकिन किसानों के जीवट ने और चुनाव की परिस्थितियों ने, इन दोनों ने सरकारों को मजबूर किया कि किसान बिलों को वापस करो। कारण था उत्तर प्रदेश और पंजाब का फरवरी मार्च 2022 का चुनाव, जिस चुनाव में जाने के पहले हार के डर से केंद्र सरकार ने किसान कानूनों की वापसी सुनिश्चित की कि उसे वापस किया जाए, हटाया जाए, खत्म किया जाए, तब जाकर किसान आंदोलन खत्म होगा। लेकिन यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार केंद्र राज्य सारे चुनाव एक साथ होंगे, और जब सारे चुनाव एक साथ होंगे तो जनता का मौका 5 साल बाद ही आएगा। और 5 साल बाद जब जनता का मौका आएगा तो 5 सालों में 4.5 साल तक सरकार खूब मनमानी करेगी, और फिर चुनावी साल में खाते में 2,000 और 5,000 और 3,000 रुपए की रेवड़ियां बांटकर चुनाव में वोटरों को खरीदने की कोशिश, और उस कोशिश के तहत फिर से 5 साल के लिए सरकार बनाने का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश होगी, जिस कोशिश में पैसा बचाना, पैसा खर्च करना भूल जाइए कि पैसा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है। बल्कि जो बात रामनाथ कोविंद ने कही है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचेगा इस कानून से, तो क्या फायदा पहुंचाने के लिए, केंद्र में सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है? इन सारे सवालों पर यदि गौर किया जाए तो जरा उस कमेटी पर भी गौर करना लाजमी हो जाता है जो कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी है। उस कमेटी में अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद। तो कभी रामनाथ कोविंद के सचिव हुआ करते थे संजय कोठारी, पूर्व नौकरशाह, वो भी उसमें सदस्य हैं। उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। तो फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी और अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे एनके सिंह जैसे पुराने नौकरशाह भी हैं। तो उस कमेटी में गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज राजनेता भी हैं, तो अधीर रंजन चौधरी भी हैं। यानी विपक्ष से अधीर रंजन चौधरी की आवाज़ तो दिख रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में अपनी राय रखने के लिए, यानी सरकार की मोनोपोली के खिलाफ अपना डिसेंट वॉइस दर्ज कराने के लिए दूसरी कोई बुलंद आवाज़ दिख नहीं रही है। और सरकार में, संसद में बहुमत के आधार पर फैसले हो सकते हैं, संसदीय कमेटियों में भी बहुमत के आधार पर फैसले होने लगे तो फिर क्या कहा जाए। महुआ मोइत्रा मामले पर आपने देखा कि किस प्रकार से संसद की आचरण समिति, एथिक्स कमेटी में भी बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया। बहुमत के आधार पर तय किया गया कि स्पीकर को क्या सिफारिश की जाए महुआ मोइत्रा के खिलाफ। तो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी जो तय करेगी, और उस कमेटी के आधार पर पहले तो देश का चुनाव कराना वैसे मुश्किल है। आखिर राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले कैसे भंग किया जाएगा? और मान लीजिए कि लोकसभा 1996 1998 वाली लोकसभा आ गई, तो वो लोकसभा यदि समय से पहले भंग हो जाए तो उस लोकसभा के चक्कर में देश की सभी विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी कैसे देगी? और जब वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं
कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा, तो इस तरह का कानून इस देश के इतिहास में काला अध्याय के तौर पर दर्ज होगा, लोकतंत्र के खात्मे की दिशा में बढ़ाने वाला कदम होगा। अब इस बात को मानने से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल देश नहीं है, सत्ता में बैठा हुआ नेता चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो देश नहीं है। इस देश की बुनियाद इस देश के अलग अलग तरह की संस्कृति, मजहब सबसे पड़ती है। 142 करोड़ इस देश के निवासियों से पड़ती है। 100 करोड़ से ज़्यादा 18 साल से के ऊपर के, यानी जिन्हें वोट देने लायक बौद्धिक तौर पर समृद्ध तबका माना जाता है, सोचने विचारने लायक तबका माना जाता है, उनके सोच विचार की प्रक्रिया से बने हुए समाज को देश की संज्ञा दी जाती है। देश कभी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, देश कभी राहुल गांधी नहीं हो सकते, देश कभी आरएसएस नहीं हो सकता, देश कभी बजरंग दल नहीं हो सकता, तो देश कभी कोई दूसरा संगठन भी नहीं हो सकता। और जब वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, और वो चुनाव सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए हो, तो फिर उस चुनाव के बाद भूल जाइए कि देश में लोकतंत्र बचेगा। रामनाथ कोविंद के इस बयान के बाद इस कमेटी के सदस्यों की क्या राय है, वो अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देते हैं, ये आने वाले वक्त में इस पर नज़र बनाए रखना काफ़ी मौजू होगा, काफ़ी प्रासंगिक होगा। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि अब अंतरिम बजट के लिए जो सत्र आएगा, उस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की सरकार की नीयत पर, सरकार की मंशा पर किस प्रकार के सवाल विपक्ष और इस देश की सिविल सोसाइटी के द्वारा उठाए जाएंगे, उस पर भी नज़र रखनी जरूरी है। फिलहाल तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिन रामनाथ कोविंद के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा भरोसा जताया, इतना बड़ा काम जो इस देश के लिए सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल टास्क में से एक है, वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसके फॉर्मूले तय करने के लिए, सुझाने के लिए जो कमेटी बनाई, उन्होंने ही आज नरेंद्र मोदी सरकार की कहीं ना कहीं पोल पट्टी खोलने जैसा बयान दे दिया। सरकार की नीयत को, सरकार की मंशा को सार्वजनिक तौर पर सबके सामने कर दिया। तो देखते हैं आने वाले वक्त में रामनाथ कोविंद इस बयान पर किस प्रकार से और सफाई देते सामने आते हैं, और इसी बयान को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का हश्र भी कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के संविधान समीक्षा आयोग की तरह तो नहीं हो जाएगा कि वो संविधान की समीक्षा करने चले थे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कमेटी किस रसातल में चली गई, वही हाल तो नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।